हाँ जी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो के अंदर। और आज जो यार हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम ना कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शंस हैं उससे क्या रिpercussions हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे सिर्फ उसकी बात करेंगे, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पहले क्या हुआ करती थी और किस चीज़ ने ट्रिगर करा था 1930 के ग्रेट डिप्रेशन को। और क्या 2025 या आने वाले कुछ सालों के अंदर फिर से एक ग्रेट डिप्रेशन आ सकता है, जानेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। आखिर क्या होता है जब दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अपने 75 सालों के डिप्लोमेटिक ट्रेडिशंस को एकदम से अबैंडन कर दे। जो हम 2025 के अंदर देख रहे हैं वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट नहीं है बॉस, वो कंप्लीट डिसमेंटल है उस ग्लोबल ऑर्डर का जिसे हम आज तक जानते हुए आ रहे थे। सिर्फ 9 महीनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने 26 इंटरनेशनल क्राइसिस पॉइंट क्रिएट करे हैं, 145% तक टैरिफ्स इम्पोज किए हैं और नेटो को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को डबल करने को मजबूर कर दिया है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा ड्रामेटिक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट। आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एक साल से कम टाइम के अंदर आप कैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, एलाइज को एडवर्सरीज कैसे बनाते हैं और एडवर्सरीज को स्टिल एडवर्सरीज बट वो आपके अगेंस्ट और ज़्यादा यूनिफाई हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, टैरिफ से लेके नेटो की डिफेंस स्पेंडिंग तक, इंडिया से लेके ब्रिक्स काउंटर अलायंसेस तक। सब कुछ आज हम जानेंगे ट्रंप 2.0 की स्टोरी के अंदर। ये स्टोरी है हाउ ट्रंप 2.0 चेंज द एंटायर वर्ल्ड। अप्रैल 2, 2025 डोनाल्ड ट्रंप इसको लिबरेशन डे कहते हैं, वहीं पूरी दुनिया इसे इंटरनेशनल ट्रेड का एंड कहती है। और ऐसा क्यों है इसको हम इन की पॉइंट से समझ सकते हैं। यूनिवर्सल 10% टैरिफ बेसलाइन जो सेंचुरी में अब तक का सबसे हाईएस्ट था, एवरेज टैरिफ रेट 2.5% से 27% तक कर दिए गए। और सिर्फ सितंबर तक जो रेवेन्यू यूएसए ने अर्न करा है सिर्फ टैरिफ से वो $30 बिलियन का है। और 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। इसे पर्सपेक्टिव से समझो। इन फेमस स्मूटी हॉलवे टैरिफ्स जो 1930 के अंदर लगाए गए थे उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन को ट्रिगर करा था। और वही चीज़ कहीं ना कहीं शायद 2025 में या कमिंग ईयर्स में हो सकती है, जहाँ पर एक ऐसी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लाई जाती है जो टैरिफ्स को इस तरीके से अब्यूज़ करती है कि आप अपनी कोर्सिव फॉरेन पॉलिसी को बढ़ा पाओ। और ये जो चीज़ थी प्री वर्ल्ड वॉर एरा के हिसाब से फिर भी ठीक थी, पर आज के डे एंड एज में जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन बूम पर है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहाँ पर ये चीज़ शायद बैकफायर कर सकती है और फिर से एक ग्लोबल रिसेशन को ट्रिगर कर सकती है। ऐसा सोचो कि जो ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं वो ब्रिक बाय ब्रिक एक फाउंडेशन को क्रिएट करती है, और वहीं कोर्सिव फॉरेन पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होती। और इस चीज़ से आप कंट्रीज़ को टेम्परेरीली अपनी बात को कंप्लाई करने के लिए फोर्स कर सकते हो, बट आप लॉन्ग टर्म अलायंसेस नहीं क्रिएट कर सकते। और यही कुछ चीज़ें हम लोगों ने नोटिस करी है पिछले कुछ महीनों के अंदर, जहाँ पर जो यूएसए के रिलेशनशिप्स हैं बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ, वहाँ पे हम एक छोटी बहुत टसल देखने को मिली है। चाहे हम फ्रांस की बात कर लें या फिर जापान की बात कर लें या फिर साउथ कोरिया की बात कर लें, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल खुद इंडिया है। और वही इन सब केओस के बीच में जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है डोनाल्ड ट्रंप की वो है नेटो। और हो सकता है कि ये सक्सेस स्टोरी एक सबसे बड़ी वार्निंग हो डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जून 2025 के अंदर नेटो को अपनी जीडीपी का 5% स्पेंड करने को कहा गया अपने मिलिट्री डिफेंस बजट के ऊपर 2035 तक। और ये बात को मान लेना, क्योंकि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप इसको फोर्स कर रहे हैं, ये एक अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पर स्पेन ने इस चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, और बाकी जो नेटो मेंबर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं है इस पॉलिसी को लेकर। और ये चीज़ यूएसए के लिए ख़राब इसलिए है क्योंकि इससे नेटो मिलिटरीली तो स्ट्रांग हो जाएगा,
बट वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली वीक भी हो सकता है, क्योंकि जो डिविजन्स है कंट्रीज के बीच में वो हम लोग देख पा रहे हैं। और यूएसए का जो ये कंप्लायंस है ये हम नोटिस कर सकते हैं सिर्फ नेटो कंट्रीज के अंदर, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, या फिर उन कंट्रीज के अंदर जिनके अंदर यूएसए का मिलिट्री प्रेजेंस है, या फिर वो कंट्रीज जिन्हें हम सीधा सीधा यूएसए का वसाल स्टेट कह सकते हैं। बट ये चीज़ हम इंडिया के लिए नहीं कह सकते। दुनिया के हिसाब से इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम लोगों को एक वीक कंट्री समझा जाता है। इंडिया के अंदर जो इंटरनल डिविजन्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, और हमारी जो डिपेंडेंस है बहुत सारे रिसोर्सेज को लेकर बाकी कंट्रीज़ के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा है। और इतने सारे फैक्टर्स होने के बाद भी इंडिया ने यूएसए के आगे अपने घुटने नहीं टेके, और इसी चीज़ की वजह से फ्रांस जैसे कंट्रीज भी आज अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं। जहां पर इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ कही कि आपको नोबेल पीस प्राइज तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप गाजा की वॉर को स्टॉप नहीं करा देंगे 2025 के अंदर। और 2025 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। और ये अपने आप में दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी टैक्टिक्स थे, जो उन्होंने टेंट्रम्स छोड़े थे पूरी दुनिया के ऊपर कि भाई मैंने ये रुकवा दिया, मैंने वो रुकवा दिया, और पाकिस्तान ने इतने प्लेन गिरवा दिए, मैंने फिर भी वॉर रुकवा दी, मैंने सब कुछ करवा दिया, मेरे को फिर भी नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। ये अपने आप में दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी रही है पिछले कुछ महीनों के अंदर वो कितना बड़ा फेलियर थी, जहां उन्होंने ना कि सिर्फ प्रोमिनेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी थू हो गई। और पिछले कुछ महीने ये दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोर्सिव फॉरेन पॉलिसी को एक वेपन की तरह यूज़ कर रहे थे अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने के। उन्होंने क्लेम करा कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको रुकवा दिया, जिसे इंडिया ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। और आज 13 अक्टूबर का दिन सिग्निफिकेंस इसलिए रखता है क्योंकि जो हॉस्टेजेस हमास ने रखे थे इजराइल के, आज वो उन्हें रिलीज़ कर रहा है। पर जो समिट इजिप्ट के अंदर हो रहा है उसमें ना तो इंडिया ने पार्टिसिपेशन करी है और ना ही इजराइल ने। तो ये चीज़ अपने आप में दिखाता है कि जो 20 पॉइंट्स का पीस प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, वो शायद उतना परफेक्ट नहीं है। ट्रंप के जितने भी एक्शंस रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, उससे जो भी रिएक्शंस क्रिएट हुए हैं वो अनइंटेंडेड थे, और ये रिएक्शंस ना चाहते हुए भी ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप कर रहे हैं यूएसए के अगेंस्ट। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा एपरेंट है क्योंकि ब्रिक्स नेशंस और ज़्यादा यूनिफाइड हो चुके हैं। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला, वो ओपनली इस चीज़ को कह रहे हैं कि दुनिया को एक और एम्परर की नीड नहीं है। यूरोपियन एलाइज डॉलर पे जो अपनी डिपेंडेंस है उसको कम कर रहे हैं। एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना ने भी अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा दिया है। इंडिया और रशिया चाइना की तरफ ज़्यादा पिवट कर रहे हैं, जो हमने एससीओ समिट के अंदर भी देखा था। जो ट्रेडिशनल एलाइज थे यूएसए के, वो आज एक एडवर्सरी की तरह बिहेव कर रहे हैं। जुलाई 7, 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स नेशन को 10% टैरिफ्स की धमकी देते हैं कि जो भी कंट्री ब्रिक्स नेशंस के साथ अलाइन करता है उसके ऊपर वो एडिशनल 10% टैरिफ्स लगाएंगे। और जिसके ऊपर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी डीन सैक्स का ये कहना था कि इस सिंगल मूव की वजह से उन्होंने ब्रिक्स नेशन को इस तरीके से एक साथ ला दिया है जो कभी पहले नहीं हुआ था। जो एंटी अमेरिका अलायंस डोनाल्ड ट्रंप प्रिवेंट करना चाहते थे, उन्होंने जाने अनजाने वही क्रिएट कर दिया। और ना कि सिर्फ इंडिया, चाइना, रशिया का आपस में ट्रेड इम्प्रूव हुआ है, बल्कि इंडिया और रशिया के बायलैटरल रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, जहाँ पे इंडिया ने अपना ऑयल ट्रेड सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया है। और रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने अपने पार्लियामेंट के अंदर जो बातें कही थी भारत को लेकर के, रशियन कंपनीज़ को, रशियन इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्ट करने की नीड है भारत के अंदर, कि अगर भारत टैरिफ की वजह से अपने सामान को यूएसए में और बाकी कंट्रीज़ में नहीं बेच पा रहा है तो वो रशिया ख़रीदने को रेडी है, चाहे हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें या फिर इंडियन मेडिसिन्स की। फ्रांस की साफरान और रशिया दोनों भारत के साथ मिलकर जेट इंजन्स पर काम करना चाहती है, जहाँ पे भारत का प्लान ये है कि ना कि हम सिर्फ अपने 5th या 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए इंजन्स बनाएं, बल्कि एक सीरीज ऑफ इंजन्स बनाएं जो डिफरेंट कैटेगरीज के एयरक्राफ्ट्स को सर्व करें। और ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड हैं, इसको समझने के लिए हमें यूएसए फॉरेन पॉलिसी की बेसिक हिस्ट्री जाननी होगी। ट्रूमैन से लेके बाइडेन तक 13 प्रेसिडेंट्स, 8 डेकेड्स।
चाहे रिपब्लिकन्स हों या फिर डेमोक्रेट्स, सबने एक बेसिक फ्रेमवर्क को फॉलो करा था फॉर अ फॉरेन पॉलिसी। और इस बेसिक फ्रेमवर्क के जो 3 पिलर्स थे, जिन्हें हम फॉरेन पॉलिसीज में एक रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, जो थे अलायंसेस, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस। यूजिंग दिस बेसिक फ्रेमवर्क, यूएसए ने ना कि सिर्फ अपनी सॉफ्ट पावर को एनफोर्स करा पूरी दुनिया के ऊपर, बल्कि अपनी एक हेजिमनी भी सेट कर दी थी। और ये जो सॉफ्ट पावर है यूएसए की, इससे यूएसए अपनी इन्फ्लुएंस को इस्टेब्लिश करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, जहाँ पर किसी भी कंट्री की मीडिया, उसके स्टूडेंट्स, उसकी टीचर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है यूएसए अपने प्रोपेगेंडा को पुश करने के लिए। जो चीज़ हम बहुत लंबे टाइम से भारत के अंदर देखते हुए आ रहे हैं, जो चीज़ हम जेएनयू के अंदर देखते हैं, जो चीज़ हम बहुत सारी स्टेट्स के अंदर भी देखते हैं, और यही चीज़ हमने अरब स्प्रिंग के अंदर भी देखी थी, यही चीज़ हम नेपाल के अंदर देख चुके हैं, और लिस्ट काउंटलेस के एक सॉफ्ट पावर, एक होल्ड, एक पैरेलल सिस्टम है जो अलाउ करता है यूएसए को हर वो चीज़ करने का जो उसके इंटरेस्ट में आती है। और ये चीज़ यूएसए को एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी भी देती है कि यूएसए कभी क्लेम ही नहीं करता कि वो है इस सब के पीछे, और कोई भी सेंसिबल नेशन सीधा सीधा यूएसए को चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज़ को लेकर। और जो चीज़ बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने करी थी, और उनके साथ क्या हुआ ये हम सब ने देखा। पर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनकर दोबारा से गद्दी संभालते हैं। अपनी दूसरी प्रेसिडेंसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहली चीज़ जो ये करी थी वो थी यूएस एड को कट डाउन कर देना। और इस चीज़ से जो इंस्टीट्यूशंस, जो अलायंसेस के ऊपर यूएसए का होल्ड था, वो कम हो गया। कोई भी व्यक्ति आपकी इज्जत तब करेगा जब या तो वो आपसे डरेगा या फिर आप उसको एक इंसेंटिव दोगे अपनी इज्जत करवाने का, जो यूएसए पैसे देकर करवाता था। और जब ये चीज़ कट डाउन हुई तो किसी भी यूएसए के टट्टू के पास कोई रीज़न नहीं रह गया कि यार अब हम इसकी क्यों सुने। और ये कुछ इनिशियल ट्रिगर्स में से एक था जो यूएसए के होल्ड को कम होता हुआ दिखाता था। सिर्फ 9 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी ने यूएसए की पूरी हेजेमनी को हिलाकर रख दिया। एंड हिस्ट्री इज द एविडेंस दैट दिस लॉस ऑफ सॉफ्ट पावर ऑफ यूएसए ऑन अ ग्लोबल स्केल will only gonna lead to the more military conflicts and more wars। जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ यूएसए और वेनेजुएला के बीच में होने वाला है या शायद चल रहा है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये जो चीज़ है कि आप अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को छुपाने के लिए वॉर में उतर जाते हो, या पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ करते हैं, जहाँ पर उन्हें पता है कि अगर वो अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए अगर वॉर्स का यूज़ नहीं करेंगे तो उनके लोग ही एक सिविल वॉर कर देंगे। और वही चीज़ अब यूएसए भी कर रहा है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस करा था कि उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर कोई वॉर नहीं होगी, वहीं आते ही वो ग्रीनलैंड कब्जाने की बात करता है वो बंदा। कभी कहता है कि जी उसने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर दी, इजराइल यूएसए के सपोर्ट के साथ कतर में बॉम्बिंग करके आ जाता है, और पता नहीं और आगे क्या क्या हो सकता है। और अगर किसी भी इंसान को ये लग रहा है कि गाज़ा का जो कन्फ्लिक्ट है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। यूएसए, मतलब आपको क्या लगता है कि यूएसए पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करेगा, और इंडिया जो वन ऑफ द क्रूशल कंट्रीज़ में से एक है आज के डेट में ग्लोबल लेवल पे, उसको अपना एक एक एडवर्सरियल बिहेवियर क्यों शो करेगा। यूएसए को मिडिल ईस्ट के अंदर आग लगानी है, ठीक है, जहाँ पे उनका सबसे बड़ा एनिमी ईरान है, और पाकिस्तान का यूज़ करते हुए वो इस चीज़ को करना चाहता है। और इससे ना कि सिर्फ यूएसए और इजराइल को फ़ायदा होगा, बल्कि जो इस्लामिक नेशंस हैं, जो इस्लामिक उम्मा है, उसके अंदर जो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज़ है, उनका जो होल्ड है इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर, वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अलावा एक शिया कंट्री ईरान, अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, एक न्यूक्लियर डेटरेंस आ जाता है, तो वो सऊदी अरेबिया और जो बाकी अरब कंट्रीज़ हैं उनकी होल्ड को ख़त्म ही कर देगा। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएसए वापस से बारग्राम एयर बेस, जो अफ़गानिस्तान में उनका एक एयर बेस हुआ करता था, उसको वापस लेने की डिमांड कर रहा है। और ये चीज़ इतनी इजी नहीं होगी यूएसए के लिए कि वो दोबारा से बूट्स ऑन द ग्राउंड अफ़गानिस्तान में करें। और बारग्राम एयरबेस
बहुत ज़्यादा क्रूशियल है यूएसए के लिए, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू वो पाकिस्तान पे नज़र रख सकता है, उसके थ्रू वो चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नज़र रख सकता है, और वो इंडिया के भी काफ़ी क्लोज आ जाएगा, और जो रशिया की प्रेजेंस है उसको भी वो काउंटर कर सकता है। और ये अपना में बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि यूएसए जैसा ग्लोबल लीडर, यूएसए जैसा मोस्ट पावरफुल कंट्री, उसे मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स का यूज़ करना पड़ रहा है अपनी होल्ड को दोबारा से एस्टैब्लिश करने के। एक डिक्लाइन हम लोग देख सकते हैं यूएसए के अंदर। और इन टैरिफ्स की वजह से सबसे बड़ी चोट जो यूएसए को लग सकती है या इवेंचुअली लगेगी आने वाले टाइम में, वो होगी अल्टीमेट ट्रेड वॉर विद चाइना। क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर जो बैन है वो बहुत एक्सटेंसिवली कवर करा है। ना कि सिर्फ आप रेयर अर्थ्स की माइनिंग पे उन्होंने बैन करा है, बल्कि उनके एक्सपोर्ट पे। और इवन चाइना ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि कोई कंट्री चाइना से रेयर अर्थ्स खरीद के यूएसए को न एक्सपोर्ट करे। इस लेवल पे जाके चाइना अपना होल्ड रख रहा है रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्रूशल इसलिए है क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स का जो यूज़ है वो हमारे प्रोसेसर्स को बनाने में होता है। जो चिपसेट्स आपके फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज़ होता है। इवन मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर, फाइटर एयरक्राफ्ट्स के स्टेल्थ के अंदर उनका यूज़ होता है। फाइटर जेट्स के जो इंजन होते हैं उनके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज़ होता है। और हर वो सेंसिटिव इक्विपमेंट जो चाहे मिलिट्री यूज़ करे या फिर जनरल पब्लिक, हर उस चीज़ में रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज़ होता है। और अगर चाइना जो 60% होल्ड रखता है इस पूरे मार्केट के ऊपर दुनिया के अंदर, अगर वो प्रॉपर शॉर्टेज कर देता है ना सप्लाई के अंदर, तो इसका सबसे बड़ा हिट यूएसए ही लेगा। क्योंकि यूएसए ही सबसे बड़ा बायर है, यूएसए ही सबसे बड़ा कंज्यूमर है इन सारे रेयर अर्थ मिनरल्स का। बट द फंडामेंटल क्वेश्चन इज़ कि क्या यूएसए अपनी लीडरशिप को बनाए रख पाएगा थ्रू दिस कोर्सिव फॉरेन पॉलिसी अलोन? इतिहास की माने तो नहीं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप कोर्सिव फॉरेन पॉलिसी या फिर कोर्सिव अप्रोच से एक शॉर्टर पीरियड तक के लिए कंप्लाई कर सकते हो किसी को भी, पर आप उससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए मल्टीपल स्टेक होल्डर्स काम करते हैं। और जो चीज़ें कोई भी कंट्री क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे करती है, वो चीज़ डोनाल्ड ट्रंप अपनी डे टू डे डिप्लोमेसी के अंदर कर रहे हैं। और जो भी फसाड यूएसए ने अब तक करा है, इसका सबसे बड़ा अपसेट इंडिया को देखने को मिला है। ये चीज़ पीएम मोदी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रो यूएसए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अब तक भारत के। इंडिया ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल के ऊपर बिल्ड करी है, एबिलिटी टू एंगेज विद ऑल पावर्स अपने टर्म्स के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है वो अल्टीमेटम दे देते हैं कि या तो हमें चूज़ करो या हमारे अगेंस्ट हो जाओ, जो चीज़ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट चैलेंज करती थी। और भारत के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे मेंटेन करेंगे जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इकोनॉमिक कोर्शन को यूज़ कर रही है अपनी बातों को कंप्लाई कराने के लिए। एंड नॉट जस्ट इंडिया, इस चीज़ के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो एक्सटेंड करते हैं एनी सिंगल बायलेटरल रिलेशनशिप। दिस थिंग कैन एक्चुअली चेंज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ऑर्डर इटसेल्फ। शायद हम लोग विटनेस कर रहे हैं तो पोटेंशियल एंड ऑफ अमेरिकन सेंचुरी। और ये किसी ऑर्गेनिक डिक्लाइन की तरह नहीं है, बल्कि एक डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन है उन टूल्स का जिसकी वजह से यूएसए की हेजमनी बनी हुई थी अब तक। ये समझो कि अमेरिका का जो ग्लोबल डोमिनेंस था वो कभी भी एक मिलिट्री या फिर एक इकोनॉमिक पावर को लेकर नहीं था, बल्कि एक ऐसी थिंकिंग थी, एक ऐसी आइडियोलॉजी थी कि हम जो हैं वो एक इनडिस्पेंसिबल नेशन है, हम कभी हार ही नहीं सकते। वी आर द चैम्पियंस ऑफ द ग्लोब। वो कंट्री जिसके साथ एंगेज करना आपकी ज़रूरत था किसी भी ग्लोबल इशू को सॉल्व करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी सिस्टमैटिकली इस चीज़ को डिक्रीज़ कर रही है। ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं,
चाहे हम चाइना लेड इनिशिएटिव्स की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, डी डॉलराइजेशन इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स एक्सक्लूडिंग अमेरिका एंड ऑब्वियसली इंडिया लेड ग्लोबल साउथ। तो कहाँ पे जाके एंड होगा ये सब? क्या होता है जब दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री उसी सिस्टम को अबैंडन कर दे जो उसने ही क्रिएट करा था, और जहाँ पे कंट्रीज लाइक इंडिया जो इनके ही बनाए हुए सिस्टम्स को इनसे अच्छा फॉलो करते हैं और इनकी हेजेमनी को चैलेंज करते हैं एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है कि कंट्रीज़ लाइक रशिया, चाइना, इंडिया जो सिविलाइजेशंस हैं, वो सिर्फ एक देश नहीं है। आप किसी देश को किसी सभ्यता से कंपेयर नहीं कर सकते। यूएसए का इतिहास 300-400 सालों का होगा मैक्सिमम, बट हम लोग कई हज़ारों सालों से जीते हुए आ रहे हैं, सिस्टम्स को बनाते हुए आ रहे हैं, उन्हें इवॉल्व करते हुए आ रहे हैं, और इवेंचुअली जो आइसोलेशन यूएसए रशिया के लिए चाहता था, अब वो शायद उसे खुद फेस करना पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में कि ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था या फिर एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर? हम विटनेस कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन पावर या फिर डिसोल्यूशन। और ये कुछ मेरे व्यूज़ थे, ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने रखे आप लोगों के आगे। अगर आप लोग अग्री करते हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग डिसअग्री करते हो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स के अंदर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ हर्ष भारद्वाज साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। You got a heart like a lion. You got me messed up without even trying. I thought you meant well, but you savage as hell. Telling me things we both know you